Hello friends, today our topic is why demand curve sloping downward. डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। देखो, हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा जिसमें हमने देखा कि प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम होती है और प्राइस के कम होने पे डिमांड बढ़ती है। ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ये वैलिड है, ये हम आगे देखेंगे। और इस लॉ ऑफ डिमांड की वजह से ही क्या होता है, डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। चलिए पढ़ते हैं। The law of demand states that there is an inverse proportional relationship between price and demand of a commodity. When the price of a commodity increases, its demand decreases. Similarly, when the price of a commodity decreases, its demand increases. ये कहते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। द लॉ ऑफ डिमांड एज्यूम्स दैट the other factors affecting the demand of a commodity remain the same. Thus, the demand curve is downward sloping from left to the right. ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बोलता है कि हम डिमांड के साथ में अगर किसी भी फैक्टर को लेते हैं, किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को लेते हैं, चाहे वो प्राइस हो, चाहे इनकम हो, चाहे सब्सिट्यूट गुड्स हो या कुछ भी हो, तो उसके लिए हमें अदर फैक्टर्स को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। अगर हमने प्राइस को लिया है तो हमें इनकम को, पॉपुलेशन को, सब्सिट्यूट गुड्स को, इनको हमें कांस्टेंट रखना है। अगर हमने इनकम को लिया है तो प्राइस को, बाकी जो फैक्टर्स हैं उनको हमें कांस्टेंट रखना है। मतलब हम लॉ ऑफ डिमांड हमें ये कहता है किसी एक फैक्टर को लेके हमें चलना है। अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है, तो अदर फैक्टर्स क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, इसी रीजन से क्या होता है, डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब वन बाय वन हम पढ़ेंगे। कॉजेज ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग और डिमांड कर्व, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग द मार्जिनल यूटिलिटी, substitution effect, income effect, new buyers, old buyers. First है law of diminishing the marginal utility. The law of diminishing marginal utility states that with each increasing quantity of the commodity its marginal utility declines. देखो, अगर आपके पास में एप्पल्स हैं, आपके पास में अगर एक एप्पल है तो आपके लिए उसकी वैल्यू है, आपके लिए उसकी यूटिलिटी है। लेकिन आपके पास में बहुत सारे एप्पल है कंज्यूम करने के लिए एक ही दिन में, तो आपको उसका सेक्रीफाइस थोड़ा सा, मतलब आपका जो है उसके लिए यूटिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, हंग्री मैन है तो उसको अगर हम एक चपाती देंगे खाने के लिए तो उसके लिए वो मोर सेटिस्फेक्शन देगी ना। फर्स्ट चपाती जो वो खाएगा उसके लिए उसको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा, उसके बाद में वो जो खाएगा उसका पेट भर जाएगा, तो लास्ट चपाती उसके लिए क्या होगी, डिमिनिशिंग होएगी ना, कम सेटिस्फेक्शन देगी उसको। तो इस प्रकार से जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहती है कि हम जैसे जैसे कोई क्वांटिटी जो कंज्यूम करते हैं, कमोडिटी को इंक्रीज करते रहते हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती रहती है, डिक्लाइन होती रहती है, कम होती रहती है। इस रीजन से भी क्या होता है, डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। फिर आता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। व्हेन द प्राइस ऑफ ए गुड डिक्रीज, कंज्यूमर्स विल सब्सटीट्यूट अवे फ्रॉम गुड्स दैट आर रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव टू द चीपर गुड्स। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लीजिए पेप्सी और कोक का, दोनों सॉफ्ट ड्रिंक है, दोनों सब्सटीट्यूट्स है। या तो हम पेप्सी पी लें या फिर हम कोक पी लें, दोनों सब्सटीट्यूट्स हैं। अगर पेप्सी की प्राइस बढ़ गई तो हम क्या करेंगे, कंज्यूमर कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, कोक पे, कोक की डिमांड करने लग जाएगा। पेप्सी की प्राइस बढ़ने पे कोक की डिमांड करने लग जाएगा। तो इस रीजन से भी क्या होता है, डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। फिर आते हैं इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट रेफर्स टू द चेंज इन द रियल इनकम और द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर्स। व्हेन द प्राइस लेवल फॉल्स, द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर्स इंक्रीजेज एंड दे बाय मोर गुड्स। अब इसको समझिए। देखिए, परचेजिंग पावर क्या होती है, परचेजिंग पावर बढ़ने से या तो हम लोग क्या करते हैं, बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लेते हैं, या फिर हम जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं उसकी ज़्यादा क्वांटिटी लेते हैं। परचेजिंग पावर मीन्स कि अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो हमारी खरीदने की परचेजिंग पावर भी तो बढ़ी है ना, किसी चीज़ को खरीदने की शक्ति भी तो बढ़ी है कि हम ज़्यादा चीज़ खरीद सकते हैं, है ना। तो ये प्राइस है और ये परचेजिंग पावर है। प्राइस बढ़ रही है तो हमारी परचेजिंग पावर क्या हो रही है, कम हो रही है। प्राइस के बढ़ने पे हमारी परचेजिंग पावर कम हो रही है तो हम कम गुड्स खरीदेंगे, लेस गुड्स खरीदेंगे। और प्राइस कम हो रही है तो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट्स बाय करेंगे, मोर प्रोडक्ट्स बाय करेंगे। तो इस प्रकार से भी इनकम इफेक्ट्स की वजह से भी क्या होता है, डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। फिर होता है न्यू बायर्स। अब किसी प्रोडक्ट की जैसे प्राइस कम होती है तो
तो न्यू बायर्स जो होते हैं वो उस प्रोडक्ट के लिए क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करते हैं और बाय करते हैं। ड्यू टू द फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी न्यू बायर्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट एंड बाय इट, दोस द इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द कमोडिटी। ठीक है, इससे क्या होता है, कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है, क्यों, प्राइस कम हो रही है क्योंकि। तो ये इस वजह से भी क्या होता है, डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ओल्ड बायर्स, when the prices of the goods fall, the old buyers tend to buy more goods than usual, thereby increasing its demand. This causes the downward sloping of demand का। अब देखो किसी प्रोडक्ट की अगर प्राइस कम हो रही है तो न्यू बायर्स अट्रैक्ट होते हैं, तो जो ओल्ड बायर्स होते हैं वो भी तो ज़्यादा और कमोडिटी को बाय करते हैं ना, वो ज़्यादा बाय करेंगे गुड्स को, तो इससे भी क्या होती है, डिमांड बढ़ती है। तो इस रीजन से भी क्या होता है, डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। तो ये रीजन से डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का, लेकिन आपको इतना ध्यान में रखना है कि हमें लॉ ऑफ डिमांड में हमें ये बोला गया है कि अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना है। अगर हम प्राइस को लेके चल रहे हैं तो अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना है, इनकम को लेके चल रहे हैं तब भी अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना है। अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना है, ये हमें अज्यूम करना है, तभी हमारा जो डिमांड कर्व है वो रूल के अकॉर्डिंग होगा, लॉ के अकॉर्डिंग होगा, वायोलेट नहीं होगा।